फॉरेस्ट सर्वेइंग एंड इंजीनियरिंग। सेकेंड पार्ट में अभी तक हम लोग सर्वेइंग से लेकर के कंपास सर्वे तक का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके थे। अब इसमें बचा हुआ था अपना प्लान टेबल सर्वे, लेबलिंग और लास्ट में था इंजीनियरिंग, जो तीसरे पार्ट में डिस्कस करने वाले थे। इन दोनों ही पार्ट को अगले 30-35 मिनट में इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो सर्वेइंग में अपना सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो है अपना प्लान टेबल सर्वे। अब प्लान टेबल सर्वे को आपने कई बार इस टाइप की एक टेबल देखी होगी। यहाँ पर ये ऊपर एक बोर्ड रह जाता है और नीचे एक है ट्राइपॉड। इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये बाद में भी अपने काम आएगा। ये तो है बोर्ड हो गया, ये नीचे ट्राइपॉड है। और इसमें जब ज़बरदस्ती आपसे बोला जाए कि इसका डायग्राम बनाना आपको, अदरवाइज जल्दी जल्दी में आप दोनों ही चीज़ें लिख सकते हो। ऊपर बोर्ड हो गया और नीचे ट्राइपॉड हो गया और इसको ऐसे कंबाइन करके लिख देना प्लान टेबल, लिख देना ऐसे। लेकिन ज़बरदस्ती अगर आपके पास खाली टाइम है तो फिर यहाँ पर जो आयरन की है वो कीलें बना देते हैं। ये लकड़ी के जो बेस है ट्राइपॉड का होता है, आयरन से कवर कर दिया जाता है, जिससे कि जब हम इसे बार बार लगाते हैं तो एक तो लकड़ी डैमेज नहीं होती है, दूसरा ये आयरन है वो नीचे ज़मीन में घुस जाता है, तो ये ट्राइपॉड को स्टेबिलिटी दे देता है। और ये अपना जो प्लान टेबल है ये बेस्ड है, प्रिंसिपल जो है वो है पैरेललिज्म का। पैरेललिज्म का मतलब एक दूसरे के पैरेलल चलना। ये कैसे काम करता है ये तो जैसे ही अपन लोग अगली स्लाइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर प्लान टेबल सर्वे काम कैसे करता है, तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाए। समझते हैं कि आखिर प्लान टेबल सर्वे काम कैसे करता है। मान लिया जाए आपके पास एक बहुत बड़ा एरिया है और आपसे बोल दिया गया है कि इस पूरे एरिया में आपको सर्वे करना है। अगर आपसे बोला जाता है कि इस एरिया में सर्वे आपको चैन सर्वे से करना है, तो चैन में क्या करते हैं आप कि यहाँ पर देखते हैं कि सबसे बड़ी लाइन कौन सी है। ये एक बड़ी लाइन ड्रॉ हो रही है सपोज, तो इसे बोल देते हैं कि ये है अपनी बेस लाइन। और फिर इसके बाद फिर आप पूरे एरिया को ट्रायंगल में डिवाइड करके अपना काम कर लेते हैं। दूसरा, अगर आपसे बोला जाए कि आपको कंपास सर्वे करना है, तो कंपास सर्वे में क्या करते हैं आप, सपोज यहाँ से मेजर करना शुरू कर रहे हैं तो आप बोलते हैं कि एक पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट आपका बी है, तो आप यहाँ से एक मेजरमेंट आपने ले लिया, एक बार चैन ले ली। इसके बाद आपको इधर जाना है तो आप इसका एंगल मेजर करोगे कि भाई कितना एंगल है, और यहाँ पर सी पे पहुँच गए। सी से आपको डी पे जाना है तो आप यहाँ पर मेजर के बाद यहाँ पर जो भी आपका θ2 है यहाँ θ1 ले लो। डी से आपको ई पे जाना है, ई से सपोज आप ए पे वापस आ गए तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा θ3, ये आ जाएगा θ4। इस टाइप से आप मेजरमेंट कर करके चले गए और अपने बेस पॉइंट पे आ गए। तो इस टाइप से आपने मेजर कर लिया, ये क्या हो गया अपना कंपास सर्वे। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको करना है प्लान टेबल सर्वे। प्लान टेबल सर्वे के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे कंपास सर्वे में या चैन सर्वे में हम लोग पहले फील्ड में जाएंगे, मेजरमेंट लेंगे और फिर इनका डाटा नोट करते रहते हैं और वापस ऑफिस में आकर के हम लोग मैप बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर मैप का जो काम है वो साथ साथ चलेगा। अब देखते हैं कि आखिर अपना इस एरिया का प्लान टेबल सर्वे करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपना पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, जहाँ से हमें ए से मेजरमेंट करते करते बी तक जाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो प्लान टेबल है उसे लेके आएंगे, पॉइंट ए पर रख लेंगे। यहाँ पर पॉइंट ए के ऊपर इस प्लान टेबल को अरेंज करके रख लेंगे। अब क्योंकि हम लोग अलग अलग पॉइंट पे जाएंगे, अभी बी पे भी जाएंगे, सी पे, डी पे, ई पे, ऐसे घूम घूम करके आएंगे, तो प्लान टेबल का ओरिएंटेशन बराबर रहे, इसकी जो पोजीशन है बिल्कुल एक सी रहे, तो इसके लिए यहाँ पर यूज किया जाता है ट्राउट कंपास। किसके लिए? ओरिएंटेशन सही रहे इसके लिए। ट्राउट कंपास में आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा होता है 0 और ये यहाँ पर है 5 और इधर भी होता है 5, यानी कि केवल 5 डिग्री का एंगल होता है। पर्पज क्या है इसका? ट्राउट कंपास को ये जो टेबल है इस पर ये जैसे ऊपर का स्पेस है वहाँ पर यहाँ ऐसा खड़ा करके इस ट्राउट कंपास को रख लेंगे। और जब ट्राउट कंपास को रखते हैं तो पेंसिल से, अपनी जो पेंसिल है उससे एक बार मार्किंग भी कर दी जाती है इसके दोनों तरफ, जिससे हमें ट्राउट कंपास की जो पोजीशन है वो बिल्कुल फिक्स हो जाए। और फिर जब प्लान टेबल यहाँ रख लेते हैं तो हम ट्राउट कंपास को ट्राई करते हैं इस टाइप से टेबल को जो है अपना आगे पीछे थोड़ा बहुत इधर को या इधर को मूव करवाएंगे, जिससे कि ये जो कंपास है वो 0 पे आ जाए। यानी कि 0 मतलब ये नॉर्थ
और साउथ में आ जाए। तो प्लान टेबल को इस टाइप से अरेंज किया जाता है कि प्लान टेबल की जो पोजीशन है वो ये हो जाए नॉर्थ, ये हो जाए साउथ। इस टाइप की आपने अरेंज कर ली, अपना पहला काम हो गया। लेकिन यहाँ भी अपना काम खत्म नहीं हुआ। आपने प्लान टेबल यहाँ पर अरेंज कर ली, उसका ओरिएंटेशन कर लिया। अब यहाँ प्लान टेबल के ऊपर हम लोगों ने क्या कर रखा होगा, यहाँ पर एक बड़ा सा जो ड्राइंग पेपर है, वाइट कलर का बड़ा सा पेपर होगा, उस पेपर को यहाँ रख रखा होगा। अब अपने पास एक और टूल होता है, उसे बोलते हैं यू फॉर्क। यू फॉर्क क्यों? क्योंकि ये यू शेप की होती है, यू शेप की होती है, इसे बोलते हैं यू फॉर्क। इस यू फॉर्क की हेल्प से क्या करेंगे कि जो अपना पॉइंट ए है, यहाँ पर एक प्लम बॉब होगा। प्लम बॉब जैसे जो मकान बनाते हैं तो वो एक लट्टू होता है जो दीवार सीधी ऊपर को जा रही है या नहीं है, स्ट्रेट है कि नहीं, उसके लिए नापने के लिए यूज करते हैं। तो ये प्लम बॉब इसके नीचे वाले कील पे लटका होगा और ये प्लम बॉब किसको टच करेगा, ग्राउंड पे, जहाँ पर ये जो अपना ए पॉइंट है, यहाँ पर अपने वुडन पैग यानी कि खूंटा गाड़ रखा होगा। यहाँ पर क्या होगा, वुडन पैग अपना गाड़ रखा होगा। तो उस वुडन पैग को टच करेगा ये, और यू फॉर्क से इसे टच करने से क्या है कि ये जो यहाँ पर है पेपर पे, यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही बता देगा कि, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, एक ही पोजीशन होता है। तो इसका पर्पज है यू फॉर्क का कि जो लोकेशन है, ग्राउंड लोकेशन है, उसे पेपर पे सही से डिनोट हो जाए। जैसे ही वो डिनोट सही हो गई, आप क्या करते हो, धड़ाम से पिन निकालते हो और वहाँ पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपनी पिन लगा देते हो। 50% आपका काम यहाँ निपट गया। अब आप क्या बोलोगे, एक बंदे को बोलोगे भाई बी पॉइंट पे जाके खड़ा हो जा, रेंजिंग रॉड लेकर के। यहाँ पर अपनी टेबल ऑलरेडी अरेंज है, जिस पर अपनी जो पॉइंट थी, जो ग्राउंड लोकेशन थी, वो इस पिन से मार्क हो चुकी है। टेबल अपनी ओरिएंटेशन भी इसका, अपने जो ट्राउट कंपास है उससे ओरिएंटेशन ले चुके हैं। यहाँ पेपर पे ये पिन लगा चुके हैं, सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पर अपना काम आता है एलीडेड का। एक टूल होता है इस टाइप की, जैसे आपकी पटरी है, इसमें एक तो यहाँ पर पटरी सी होती है और यहाँ पर 2 स्लैंटिंग होती है इसमें। इससे देखा जाता है, इसके से अंदर में से उधर को, जैसे ये बंदा यहाँ से देख रहा है, पूरा निशाना साध रहा है इधर, ये जो है इसे बोला जाता है एली डैड। अली के पापा, अली बाबा के ग्रैंडफादर मान लो, फादर मान लो, जो मानना है वो मान लो। ये अली बाबा 40 चोर वाला मुद्दा है यहाँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बंदे को यहाँ पर हमने ऑलरेडी खड़ा कर रखा है, यहाँ टेबल से भाई निशाना साधेगा, यहाँ पर टेबल से देखेगा। एक बंदे को और होगा साइड में, उससे बोलेगा कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस मेजर कर लो। अब डिस्टेंस, सपोज डिस्टेंस निकलती है 40 मीटर। कितनी? 40 मीटर। इसने इस स्केल में यहाँ पर देख लिया एलीडेड को। तो ये एलीडेड को क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपने पास पेपर है, जैसे वाइट है वो ऑलरेडी पेपर लगा है, और यहाँ पर वो पिन निडल जो थी अपनी, वो यहाँ निडल लगी हुई है। इसने यहाँ से निशाना साधा और उसने बोला कि ये 40 मीटर की डिस्टेंस है। तो हम ये मान के चलते हैं कि देखो 40 मीटर बराबर, हम इस टाइप से कोई रेशियो लेके चल रहे हैं कि 40 मीटर बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी कि 40 मीटर ग्राउंड पे है, तो हम यहाँ पर पेपर पे 40 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, या 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 4 सेंटीमीटर लेके चल लेते हैं अपन, इसे मान के चल रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, एलीडेड जैसा है उसे रखे रहेंगे, इस पर यहाँ पर हाथ रख लेंगे जिससे एलीडेड खिसके ना, और यहाँ पर उसी के पैरेलल में 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। और ये जो लाइन ड्रॉ कर ली, इस पे लिख देंगे बी पॉइंट। एलीडेड को यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ पर फिर एक निडल लगा लेंगे। इसी निडल को यहाँ पर लगा लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर छेद तो हो ही चुका है पेपर में, तो पेपर जनरली खिसकता है नहीं। और अगर आपके पास दूसरी निडल है तो बेटर है, यहाँ पर उसे लगा लेंगे। यहाँ पर आपका पहला काम हो चुका है। तो इस टाइप से आपने यहाँ पर क्या किया, इसे देखा था यहाँ पर, और ये लाइन एक ड्रॉ कर ली थी अपने पेपर पे। अब आप क्या करेंगे, बी से आपको सी पे मेजरमेंट करना है, इधर जाना है सी पे। तो ये जो बंदा है बी पे जो खड़ा है, उससे बोलेंगे हमें सी पे चलना है, तो भाई तू एक काम कर, यहाँ से मूव कर और सी पे पहुँच जा। अब अपना यहाँ ए का काम यहाँ पर फिनिश हो चुका है। तो अपनी भी टेबल जो है वो सब कुछ सटर पटर उठा करके और सीधे पहुँचेंगे अपन बी पे। अब बी पे पहुँचेंगे तो जो अपनी टेबल है ये भी तो गड़बड़ हो गई होगी, ओरिएंटेशन गड़बड़ाया होगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से
वापस एल एलिडेट निकालेंगे और ये देखेंगे एलिडेट को वापस जो पहले मार्किंग कर रखी थी यहाँ पर, वहाँ पर एलिडेट रखेंगे उसी मार्किंग के हिसाब से, और ये देखेंगे कि ये बिल्कुल राइट नॉर्थ में है या नहीं, नॉर्थ साउथ में, फिर से अरेंज कर लेंगे इसे वापस यहाँ 0 डिग्री पे। ये निडल है वो यहाँ 0 पे आ जाएगी, ये है वो यहाँ वापस 0 पे आ जाएगी। यानी कि सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर टेबल रख के हम इसका ओरिएंटेशन ले लेंगे। ओरिएंटेशन लेने के बाद फिर अपना दूसरा काम आता है यू फॉर्क का। टेबल को थोड़ा बहुत खिसकाना भी पड़ता है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। यानी कि हम ओरिएंटेशन लेना और यू फॉर्क का यूज करना है। यू फॉर्क की हेल्प से क्या करते हैं, पेपर पे अपना जैसे सपोज ए पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ से लेके ये बी पॉइंट है, अपना बी पॉइंट की यहाँ निडल लगी हुई है। सो हम लोग यहाँ पर बी पॉइंट पे यू फॉर्क को यहाँ बी पॉइंट पे टारगेट कर देते हैं और यहाँ पर प्लम बॉब लटका दिया जाता है। अब यहाँ देखेंगे कि बी पॉइंट पे जो हमने वुडन पैक ठोक दिया था, पहले ए पे ठोका था, बी पे, और आगे जाके सी पे भी ठोकेंगे, तो ये देखेंगे कि ये जो प्लम बॉब है वो बी के बिल्कुल ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सपोज नहीं आ रहा है तो उसे उसके ऊपर ले आते हैं। तो टेबल को अपनी को थोड़ा बहुत आगे पीछे दाएं बाएं खिसकाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा बहुत खिसका लेते हैं और वो बिल्कुल ऐसे ले आएंगे कि यहाँ पर जो बी है, बी पॉइंट का जो अपना वुडन पैक, उसके ऊपर अपना प्लम बॉब आ जाए। और इस टाइप से यहाँ पॉइंट पे, निडल पे जो है वो बी पॉइंट पे ये इसका पॉइंट आ जाए। इसकी ओरिएंटेशन भी ले ली, इसको हमने जो पोजीशन थी वो भी ले ली। अब अपना काम यहाँ पर हो गया। अब बस सिंपल सा काम है, यहाँ पर बी पे पेन लगी हुई है, फिर अपना हथियार निकालेंगे, कौन सा, एलिडेट वाला, और फिर सा देंगे निशाना। सी वाले को देख लिया एलिडेट से, और यहाँ पर सपोज इसने मेजर की, बोला ये डिस्टेंस है वो 50 मीटर है ये, तो बोला कि 50 मीटर वाला अपना क्या चल रहा था, 50 मीटर मतलब 5 सेंटीमीटर का स्केल चल रही थी। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी ए से बी वाली जो 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये था 40 मीटर, तो इसको अपने 40 मीटर था तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर की स्केल खींची थी। ये अपनी ये 50 मीटर है तो यहाँ पर अपने 5 सेंटीमीटर की स्केल खींच दी। अब अपन सी तक का काम अपना हो चुका है। अब अपन को जाना है सी से डी पॉइंट पर। तो ये भाई जो बंदा है अपना, इससे बोलेंगे भाई तुम यहाँ से खिसको और पहुँचो डी पे। अपनी प्लान टेबल है उसे उठाएंगे और अपन पहुँच जाएंगे सी पे। फिर वही काम करेंगे सी पे। सबसे पहले हम इसकी ओरिएंटेशन लेंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ में है कि नहीं। फिर हम इसकी जो लोकेशन है उसको सही से टारगेट करेंगे कि यहाँ पर जो हमने सी पे खूंटा या वुडन पैक जो गाड़ा था, ये बिल्कुल जो अपने पेपर में, जैसे सपोज ये पेपर में ये ए पॉइंट होगा, ये बी होगा, ये जो पेपर पे अपने सी पॉइंट मेजर किया था, इसकी पोजीशन है वो सी पॉइंट पे है या नहीं। वहाँ पर अपनी निडल आ जाएगी, जो पॉइंट है पिन लगा देंगे वहाँ पर, और यहाँ तक अपना फिर से काम सही हो गया। फिर अपना वही एलिडेट निकालेंगे और फिर देखा जाएगा इधर। सपोज ये डिस्टेंस जो है वो है 60 मीटर, तो फिर क्या करेंगे, अगर ये 60 मीटर है तो अपना मैप फिर से निकालेंगे। ये अपनी 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, ये 5 सेंटीमीटर की, और ये अपनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको पैरेललिज्म समझ में आया होगा कि जैसे जैसे हम जमीन पे मूव करते जा रहे हैं, यहाँ पर अपना नक्शा जो है A4 पेपर पे बिल्कुल वैसा ही उसके पैरेलल डायग्राम बनता जा रहा है। यहाँ पर प्लान टेबल सर्वे में डायग्राम यानी कि जो पिक्चर हम बनाते हैं, जो सर्वे का जो मैप बनता है, वो हमें ऑफिस में जाकर नहीं बनाना पड़ता है। हम ग्राउंड पे जैसे जैसे सर्वे करते हैं वैसे वैसे ये मैप अपने आप बनता जाता है उसके साथ। अब मान लेते हैं कि हमें डी से आगे नहीं जाना, हम वापस ए पॉइंट पे आना चाहते हैं, डी से वापस ए पे आना चाहते हैं। तो फिर क्या करेंगे, इस भाई साहब से बोलेंगे कि भाई ए पे पहुँचो। अपनी सामान उठाया सी से और अब वापस डी पे आ गए। वही फिर अपना सीधा सा है, ओरिएंटेशन ले ली, फिर यू फॉर्क निकालेंगे, उससे पोजीशन सही कर लेंगे। इसके बाद फिर अपना काम रहा एलिडेट को निकालना और यहाँ पर निशाना साधना, और फिर जो भी आपकी यहाँ पर डिस्टेंस रही उसके हिसाब से फिर यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस टाइप से अपना जो डायग्राम था पेपर पे वो बन गया। ये रहा। तो एक तो आपको समझ में आ गया कि इसका जो पैरेललिज्म का जो कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है वो क्या है। दूसरा आपको ये समझ में आ गया कि प्लान टेबल सर्वे में ग्राउंड सर्वे और उसका जो मैप है वो एक साथ बनता है, जबकि चेन सर्वे और कंपास सर्वे में हम सबसे पहले तो ग्राउंड में जाकर के डाटा कलेक्ट करते हैं और वापस ऑफिस में आकर के डायग्राम वगैरह बनाना या एरिया कैलकुलेट करना वो सारी काम करते हैं।
और यहाँ पर एरिया कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा हेडक नहीं है। अगर अपने पास ये पेपर जो है वो ग्राफ पेपर जिसमें इस टाइप की जो ब्लॉक दे रखे हैं, तो वहाँ पर सीधे ब्लॉक काउंट करके ही हम बता सकते हैं कि टोटल अपना कितना एरिया है। अब बात आती है कि प्लान टेबल जो सर्वे है वो कितने तरीके का होता है, यानी कि मेथड्स ऑफ प्लान टेबल सर्वे। प्लान टेबल सर्वे के 4 मेथड हैं। एक होता है ट्रैवर्जिंग, ये जो अभी अपन ने किया है इसे बोलते हैं ट्रैवर्जिंग, यानी कि घूम घूम के आना। आपके पास जो भी एरिया है आप अपनी टेबल को ले करके घूमते हो, ऐसे तो घूमते हो यानी कि ट्रैवलिंग करते हो, तो ये है ट्रैवर्जिंग मेथड। दूसरा मेथड है रेडिएशन। इसे समझते हैं रेडिएशन मेथड कैसे काम करता है। जैसे आपके पास ये एक एरिया है जिसका आपको सर्वे करना था, तो आप क्या करते हो, सिंपल सी है, यहाँ पर बीच में प्लान टेबल को अरेंज करते हो अपनी, और 5-6 लोगों को लेके जाते हो और उनसे बोल देते हो कि भाई अपने अपने पोल जो है, जो भी आपके पास एरिया है उसके जो मैक्सिमम कॉर्नर है उन पे जाके खड़े हो जाओ। फिर इसका एक ही काम है कि ये जो बेस होगा वहाँ पर एक वुडन पैक लगाएगा और उससे अपने पॉइंट की लोकेशन बिल्कुल उसके ऊपर ले लेगा पेपर पे U4 की मदद से। इसके बाद क्या करेगा, एलिडाइड निकालेगा और इसको देखेगा। एक आदमी क्या करेगा, ये वुडन पैक से इसकी कितनी डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस है 30 मीटर, तो यहाँ पर ये एलिडाइड से इसको टारगेट करेगा, देखेगा, और यहाँ पर फिर 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेगा। फिर वो इसे देखेगा और इसके हिसाब से एलिडाइड से इसकी उसी जो भी इसकी पोजीशन है उसके हिसाब से उसी लंबाई की लाइन जो है वो ड्रॉ करेगा। ये बिल्कुल कुछ इस टाइप से होगा। U4 से कर ही लिया काम, पिन कर लिया, ये बिल्कुल इस टाइप का कुछ डायग्राम बन जाएगा। तो ये एक बड़ा एरिया है, ये प्लान टेबल है और यहाँ पर उसके हिसाब का एक डायग्राम बन गया। तो ये इसमें क्या है कि आप जैसे रेडिएशन होता है, हम लोग सन का कैसे डायग्राम बनाते हैं कि ये सन है और वहाँ से इस टाइप का रेडिएशन निकल रहा है, तो इसे रेडिएशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सेंटर पॉइंट से सीधी ऐसी धाराएं सी निकल रही हैं। तो ये मेथड क्या है, इस मेथड को बोलते हैं प्लान टेबल का रेडिएशन मेथड। एक नेक्स्ट मेथड आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन सीधे पूछ लिए गए। आपको पता होगा अपने क्वेश्चन आए थे कि जो अपने फॉरेस्ट फील्ड प्रॉब्लम वाली उससे रिलेटेड है, कि जैसे आप एक साइड से कहीं से सर्वे करते जा रहे थे, आप लंबे चौड़े एरिया से सर्वे करते हुए आ रहे थे और आपको बीच में अचानक से कोई रिवर मिल गई। अब आपको सर्वे करते हुए या तो बाहर जाना था, उस पार जाना था, या आप इस एरिया का सर्वे कर रहे थे, इस एरिया का सर्वे कर रहे थे और उसमें आपका पॉइंट यहाँ P पे पड़ गया था और अब आप कैसे P तक पहुँचे। तो यहाँ आपको दिक्कत आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए इसका। तो उसका एक फिर तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर एक पॉइंट पे आप अपनी प्लान टेबल अरेंज करिए, उसकी ओरिएंटेशन ले लीजिए। फिर क्या होगा कि जो अपना ये पॉइंट A है, यहाँ पर भी पेपर रखा होगा अपना ग्राफ पेपर, वही फिर अपना U4 लेंगे और उससे क्या कर देंगे, हम इसकी वो ले लेंगे सही से पोजीशन, किसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन ले लिया। फिर अपना वही है एलिडाइड लेंगे और एलिडाइड निकाल करके इसको यहाँ पर 2 बंदों को, एक को इधर खड़ा किया जाएगा, एक को इधर खड़ा किया जाएगा और एलिडाइड से यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेंगे इधर के को देख करके। अब क्योंकि यहाँ पर हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सीधी एलिडाइड पर रख के सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं जहाँ तक पेपर ख़त्म नहीं हो जाता वहाँ तक। और जो साइड वाला बंदा है इसको डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जैसे इस पॉइंट से हमने इसकी जो पोजीशन है उसे मेजर कर लिया कि ये कितना डिस्टेंस है, बोला ये 40 मीटर है, तो चलो 40 मीटर को हमने एक रेशियो लेके चल रहा है कि 40 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि 40 मीटर ज़मीन पे होगा तो हम उसकी लाइन 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे पेपर पे। तो फिर हम पेपर पे यहाँ पर इस टाइप से 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसकी एलिडाइड की मदद से इसे भी देखते हैं और इसे भी देखते हैं। अब जैसे अपना A पे काम हो गया, अपन अपना शिफ्ट करना शुरू करेंगे। जो टेबल है उसे अपन B पे लेके जाएंगे, B पे जो पर्सन है उससे बोलेंगे भाई तू A पे जा, और फिर यहीं पे फिर वही अपना काम। सबसे पहले अपना ओरिएंटेशन लिया जाएगा, फिर U4 लेंगे और U4 की मदद से अपने जो पॉइंट है उसको B के ऊपर लेके जाएंगे। कहने का मतलब इसमें ये जो अपना B पॉइंट आएगा,
क्योंकि यहाँ पर अपने जो पेपर रखा होगा, इसमें सपोज ये पेपर रहा, इसमें ए पॉइंट ऐसा होगा, ये लाइन सीधी सीधी ड्रॉ कर दी गई होगी, ये बी की कर दी गई होगी। तो ये जो बी पॉइंट आएगा अपने पेपर पे, इस बी पॉइंट को नीचे ज़मीन पे जो बी पॉइंट है आपका, ये जो ज़मीन वाला बी पॉइंट है उसके ऊपर लेके आओगे। बी पॉइंट पे भी आप वुडन पैग लगा दोगे और इसके ऊपर टारगेट करके लेके आओगे। जैसे इसे ले आए, आपने ओरिएंटेशन ले ली, इसको यूज कर ही लिया। अब अपने पास आता है एलिडेड, और एलिडेड से आप इसे भी देखोगे और इसे भी देखोगे। इसे देख करके यहाँ से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो जहाँ पर ये लाइन कट गई, यानी कि जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट हो गई, वही इसकी दूरी हो गई। डिस्टेंस सीधी सीधी निकाल ली, आपको ज़मीन पर मेजर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिना किसी मेजरमेंट के आपने बी की ये जो रिवर के बाहर जो पोजीशन थी, रिवर की दूसरी साइड जो पोजीशन थी, उसकी डिस्टेंस मेजर कर ली। और इसे देखोगे, इसकी तो आपको वैसे भी पता है डिस्टेंस, ये तो आराम से काम हो ही गया है। तो अब आपको अगर इसकी डिस्टेंस के हिसाब से देखना है तो एक तो मेजर की ज़रूरत नहीं है, आप सीधी इससे यू फॉर्क से मेजर कर लोगे कितने सेंटीमीटर है। सपोज ये जो है ये वाले, ये आई है 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर। तो ये इसका मतलब है कि ये 50 मीटर की, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जो है वो है 50 मीटर की। यहाँ पर तीसरा जो मेथड था इंटरसेक्शन वो हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्लान टेबल सर्वे के कितने मेथड है। तो 4 मेथड थे अपना। एक तो ट्रैवर्जिंग जो अपने कर लिया, रेडिएशन ये भी कर लिया, इंटरसेक्शन कर लिया, रिसेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रख लो। अब यहाँ पर जो अपने इंटरसेक्शन है, इससे याद रखना कि जो अपना क्वेश्चन आया था कि जैसा फॉरेस्ट फील्ड प्रॉब्लम, रिवर को क्रॉस करना है, अगर आपको उसमें चैन सर्वे नहीं बोला गया है, सीधा सीधा नहीं बोला गया है कि आपको चैन सर्वे करना है, तो फिर आप या तो चैन सर्वे ही बोल दिया जाता है। अगर चैन सर्वे की नहीं बात की गई तो आपको वहाँ एक टाइप से ऑप्शन दिया गया है कि आप चैन सर्वे के साथ साथ प्लान टेबल सर्वे को भी लिख सकते हो। तो शॉर्ट में इसको भी लिखने का ट्राई करो, तो कंपेयर टू अदर्स के आप यहाँ थोड़ा एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रहे हो तो चांसेस होते हैं कि अच्छे खासे मार्क्स मिल जाए उसमें। अब देख लेते हैं कि आखिर जो अपना प्लान टेबल सर्वे है उसके अपने एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला तो ये एडवांटेज है कि ये बहुत ही जल्दी रैपिड होने वाला मेथड है। इसमें गलतियों के चांसेस होते नहीं है, कोई अलग से फील्ड बुक की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर हम पहले डाटा कलेक्ट करें, डाटा को लिख लें और फिर वापस में आके ग्राउंड पे आकर के या ऑफिस में आकर के फिर हम उसका मैप प्रिपेयर करें। इसमें मैप वर्क और जो डाटा कलेक्शन है वो दोनों एक साथ होते हैं, तो इसमें ऐसा कोई हेडक होता नहीं है। दूसरा, यहाँ कंपास सर्वे जैसा कोई मैग्नेटिक की भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कंपास सर्वे में आप पूरा नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड से पूरा काम चलता है, और अगर आपके लोकल एरिया में थोड़ा बहुत दिक्कत है तो फिर वो दिमाग ख़राब हो जाता है। यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। जैसे यहाँ पर हम लोग जो ट्राउट कंपास यूज कर रहे थे वो यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास ट्राउट कंपास भी नहीं है तो तब भी काम चल जाता है। कैसे? हम लोग इसे बोलते हैं बैक साइटिंग। बैक साइटिंग में क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर हम लोग इस बी पॉइंट पर पहुँच गए हैं, आपको ये टेबल को ओरिएंटेशन करना, ओरिएंटेशन के लिए तो हमें कंपास की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये पॉइंट से आपको ये ए पॉइंट आपको मालूम है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसी लाइन के पैरेलल में ट्राउट कंपास रखोगे और आप इसे देखोगे, किसको? बी पॉइंट को, और ये देखोगे कि ये जो अपना एलिडेड है वो बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल में सही से रखा है कि नहीं, और सही से आपको बिल्कुल ये पॉइंट दिख रहा है कि नहीं। अगर आपको ये पॉइंट बिल्कुल सही से दिख रहा है एलिडेड पे इसी स्केल पे रख के, यानी कि आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली बिल्कुल मस्त पोजीशन आई आपकी। सबसे पहले हम इसको कर लेंगे। इससे अपना ये, अगर यहाँ पर ये सही था तो यहाँ पर भी ये सही ही होगा। और एक बार आपने ये पोजीशन ले ली तो फिर अब आप ये दूसरी वाली जो है इधर निशाना साध सकते हो। तो इस टाइप से इसमें ट्राउट कंपास अगर ना भी हो तो चल जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उतना बड़ा यहाँ पर दिमाग ख़राब करने वाला मुद्दा नहीं है। तीसरा, इसमें क्योंकि साथ साथ ही मैप बनता है तो एरर जैसी चीज़ें होती नहीं है कि सामने वाले ने बोला 40, यहाँ पर वो 14 सेंटीमीटर समझ करके लिख लिया, तो ये थोड़ा आसान आ जाता है, काम आसान है। ज़्यादा हाइट तो वर्क की ओवरलोडिंग कुछ ऐसा होता नहीं है। लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएँ भी हैं, जैसे कि इसमें मैन है, एक तो पेपर है, ऊपर जो आपका टेबल है, टेबल लकड़ी का है, उसके ऊपर आपने A4 या बड़ा अपना जो ड्राइंग पेपर है
आप ऐसे एरिया में हो जहाँ पर बारिश हो जाती है, मॉइस्चर की दिक्कत है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो पेपर है वो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करके बढ़ सा जाता है, साइज बढ़ जाता है। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आप जो ड्राइंग कर रहे हो वो आप तो अपने हिसाब से कर रहे हो, अब वहाँ पर साइज उसका बढ़ गया था पेपर का, आपने अपने हिसाब से 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का कर डाला, बाद में पेपर जब ड्राई कंडीशन में पहुंचा, सूख गया तो वो सिकुड़ गया। उसका रिजल्ट हुआ कि आपकी जो मेजरमेंट थी वो और कम हो गई, यहाँ पर कुछ मिलीमीटर में ही कम होगी लेकिन कम हो गई। जो आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी वो 3.97 हो गई या 95 सेंटीमीटर हो गई। तो ये सिकुड़ जाती है, ये सारी दिक्कतें यहाँ पर हो जाती हैं वेट क्लाइमेट की। आपने 4 घंटे से मेहनत कर रहे थे, बारिश हो गई, पूरी मेहनत बह गई, ये दिक्कतें हैं। दूसरा, यहाँ एसेसरी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है तो इन्हें संभालना बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे एलिडेट जो है वो जो देखते हैं उसमें से वो एक रहा, दूसरा यू फॉर्क है, तीसरा ऊपर पेन है, यू फॉर्क के नीचे प्लम बॉब है, और एलिडेड है, प्लान टेबल है, स्केल है, मीटर मेजरमेंट के लिए चैनन चल रही साथ में, ये रेंजिंग रॉड है, वुडन पैग है। तो ये सारे एसेसरी बहुत ज़्यादा सामान की सटर पटर बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ये थोड़ी डिफ़िकल्टी भी आ जाती है। अब देख लेते हैं इस पे आए हुए जो अपने क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर है गिव अ लिस्ट ऑफ सर्वे मेथड अडॉप्टेड इन फॉरेस्ट। अडॉप्टेड इन फॉरेस्ट कि वही फॉरेस्ट में कौन कौन से सर्वे के मेथड हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, स्टार्टिंग से चल रहा है अपने साथ। डिस्क्राइब द सर्वे ऑफ फॉरेस्ट व्हेन रिवर कम इन अ वे ऑफ सर्वे लाइन। सर्वे लाइन में जब बीच में रिवर आ जाए तो आप कौन से मेथड अडॉप्ट करोगे। तो अब इसमें एक तो अपना जो चैन सर्वे किया था उसको लिख सकते हो, रिवर वाला। दूसरा यहाँ पर अपन प्लान टेबल में जो इंटरसेक्शन वाला है, प्लान टेबल में इंटरसेक्शन वाला मेथड है उसे लिखोगे। तो इस टाइप से जब आप दो मेथड लिखोगे, वही ये रिवर लाइन ये है, इसमें दो कर सकते हैं हम, चैन सर्वे और प्लान टेबल सर्वे। चैन सर्वे से कैसे करोगे, प्लान टेबल से वो थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दोगे तो आपका आंसर जो है वो दूसरों के कंपेयर में बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि एक तो चैन सर्वे में आपको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं, जैसा क्वेश्चन पूछा है 15 मार्क का है, सपोज ये 5 मार्क का जाएगा तो 10 मार्क का तो यही था नीचे का। तो चैन सर्वे में 10 मार्क में इतना लिखने को है भी नहीं। तो एक टाइप से जब प्लान टेबल और चैन सर्वे लिखा है तो 5 मार्क का ये समझ लो, 5 का आपका ये समझ लो, और 5 का तो ये सर्वे मेथड वाला है वो तो 15 मार्क, मतलब बिल्कुल सही बैठ रहा है आपका। नीचे वाला क्वेश्चन है IFS का, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्वे इन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट्री में सर्वे का क्या मैथ इम्पोर्टेंस है, ये क्वेश्चन पहले ही हो चुके हैं अपने, तो इन्हें कट कर दिया गया है। डिस्कस डिफरेंट मेथड ऑफ सर्वेइंग टू सॉल्व फॉरेस्ट फील्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पर भी आपको सीधा सीधा नहीं बोला गया है कि कोई चैन सर्वे वाला क्वेश्चन हो, चैन सर्वे का नहीं है। तो यहाँ पर आप जो फॉरेस्ट फील्ड 3 जो अपनी प्रॉब्लम है, तीनों ही प्रॉब्लम को लिखोगे। बस ये है कि पहली जो प्रॉब्लम है, जैसे कि जहाँ पर अपने रास्ते में कहीं जंगल आ जाता था तो उसमें आप केवल चैन सर्वे से काम चला लोगे, या फिर आपको ज़बरदस्ती वहाँ पर अपना प्लान टेबल है तो प्लान टेबल भी यूज कर सकते हो वहाँ पर। दूसरा, अपने पास जैसे पॉन्ड आ गया है, तालाब आ गया था, उसको लिख लोगे। और तीसरे में क्या है कि अपना कोई बिल्डिंग वगैरह आ गई। तीनों ही केसेस में, जैसे इसमें रिवर वाली है तो रिवर वाले में अपन जहाँ पर चैन सर्वे लिख रहे थे वहाँ पर अपना ये जो प्लान टेबल सर्वे है इसका इंटरसेक्शन से भी मेथड कर सकते हो। या यहाँ पर जैसे फॉरेस्ट आ गया है तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लान टेबल से भी से आराम से किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी दोनों मेथड कर लो, चैन सर्वे से, प्लान टेबल सर्वे से, इसमें भी चैन सर्वे से और प्लान टेबल सर्वे से। तो ये थोड़ा एक टाइप से आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाएगी लिखने के लिए वहाँ पर। डिस्क्राइब द लिमिटेशन एंड एडवांटेज ऑफ प्लान टेबल सर्वे, ये अपन देख ही चुके हैं। अब प्लान टेबल सर्वे में 2 इशू है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ये जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, मैं उनसे तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि उन्हें इसे पढ़ना चाहिए या नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं वो इसे ज़रूर पढ़ लें। ये एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि आपके पास कोई एरिया है जिसका आपको सर्वे करना था, आप A पॉइंट से आप B पे गए, B से C पे गए, C से D पे गए और D से वापस A पे आ गए। आप इस एरिया का सर्वे कर चुके हो, मैप बना चुके हो। आपको अचानक फील होता है कि यार भाई ये एक पॉइंट और था, इसका सर्वे करना था मुझे, लेकिन ये सर्वे करना छूट गया है। तो फिर आप क्या करोगे कि ये 2 पॉइंट को यूज करके इस एरिया का भी सर्वे, इसे भी इस मैप में शामिल करोगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसे कोई एक्स्ट्रा कोई पॉइंट छूट जाए तो ये 2 पॉइंट को यूज करके इसको इसमें ऐड किया जाए, या इसे और कोई तीसरा भी हम मान लें उसको यूज करके इसे इसमें ऐड किया जाए। तो इस टाइप की 2 प्रॉब्लम है, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट
पॉइंट प्रॉब्लम। हालांकि ये आज के टाइम के क्वेश्चन में नहीं है, ये 2012 में है, ये उससे भी पहले पूछी जाती थी। पुराने पैटर्न में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, इस पर अक्सर आ ही जाते थे कभी कभार, लेकिन नए पैटर्न में ऐसे कोई क्वेश्चन समझ में अभी तक आए नहीं है। तो यहाँ पर अपना जो प्लेन टेबल सर्वे है वो हो जाता है ख़त्म। अब अपना अगला चैप्टर आता है लेबलिंग। लेबलिंग की यहाँ पर क्वेश्चन देख लेना। एक तो जो अपना डंपी लेवल है उसकी स्ट्रक्चर पूछी है, हालांकि नए पैटर्न में तो ज़्यादा आई नहीं है। ये अपना जो 2015 का क्वेश्चन आया था, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, सिंपल सा नहीं है। यहाँ पर इन्होंने रिड्यूस लेवल का बोला था कि आपको हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड है, राइज फॉल मेथड है वगैरह का चलता रहेगा। ये जो क्वेश्चन है इसका ऑलरेडी आपके जो नोट्स हैं उसमें सॉल्यूशन दे दिया गया है। लेवलिंग में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। लेवलिंग में एक तो इसकी डेफिनेशन है कि आखिर लेवलिंग होती क्या है, दूसरा देख लो कि अपना जो डंपी लेवल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। इस स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देख लेना। वैसे यहाँ पर ये पूरा जो आज की टाइम का अपना डिजिटल डंपी लेवल होता है, यहाँ पर डाटा डिजिटल में शो कर दिया जाता है क्या है। यहाँ पर बस वही है कि एक तो आपका इस टाइप का पुराना वाला जो होता है अपना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ग्लास है जिससे अपन जिस साइड को देखते हैं, और इधर अपना है आई पीस जहाँ से देखते हैं, इधर आंख लगा के इधर वाले पॉइंट को देखेंगे। यहाँ पर ये तो नीचे अपना ट्राईपॉड रखा होगा, यहाँ पर ये लेवलिंग हेड होगा ट्राईपॉड का, इस पे ये रखा होगा। यहाँ पर फुट स्क्रू वगैरह होगा जिससे इसे लेवल सही से किया जाए। यहाँ पर जैसे कंपास वगैरह है, डायरेक्शन वगैरह के लिए है। पर यहाँ पर अपनी ये ट्यूब होती थी। डायग्राम में 2-4 पॉइंट याद रख लो, काम अपना हो जाता है इसमें। ये आजकल जो डिजिटल है तो उसका पिक्चर है। आपने अक्सर देखा होगा रोड के किनारे लोग सर्वे करते हैं तो ये उनके पास मिल जाता है। और जो अपना क्वेश्चन था 2015 का, उसका यहाँ पर सॉल्यूशन बाकायदा पूरा जो रिक्वायर था वो दे दिया है। यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी डिटेल में दे दी गई हैं जिससे आपको समझ में आ जाए चीज़ें कैसी रन हो रही हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा शॉर्ट में भी काम कर सकते थे इसे। यहाँ पर अपना सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, फॉरेस्ट सर्विंग वाला। अब आता अपना थर्ड पार्ट, ये है फॉरेस्ट इंजीनियरिंग। फॉरेस्ट इंजीनियरिंग में क्या होगा, अपनी जैसे फॉरेस्ट में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड काम होगा। अब इंजीनियरिंग के 2 पार्ट हैं। एक में तो कि ये जो बिल्डिंग है उनकी कैसे डिजाइनिंग करनी है, उसमें ये जो फ्रेम है वो किस टाइप का होगा, आपकी छत है रूफ है वो किस टाइप की होगी, बिल्डिंग की डिजाइनिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। न केवल बिल्डिंग है, गेट के कैसे आर्चेज होंगे, यहाँ पर इसके फ्रेमवर्क कैसे होंगे, या फिर आप जब यहाँ पर काम करते हो कंस्ट्रक्शन का तो इसमें जो ईंटें हैं जिन्हें जोड़ते हो, ब्रिक्स जो है उनके जोड़ने का जो एक तरीका होता है कि आप 9 इंच की बना रहे हो या 4 इंच की दीवार है पिलर पे बना रहे हो, इनको जोड़ने के लिए ब्रिक्स जो है कि जैसे अपना एक यूजुअल जो विलेज लेवल पर करते हैं कि एक ऐसी ब्रिक्स जो है अपनी वो खड़ी रखी जाती है, तो और एक इसके पैरेलल में एक लेटा के ब्रिक्स रखी जाती है, और ऐसे एक रदा चलता है। मतलब एक बार चिनाई हो गई और इसके बाद ऊपर जो चलती है उसमें खड़ी इधर रखी जाएगी और लेटी हुई इधर। तो इनकी जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइंट कैसे करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ है, उसमें ज़्यादा डिटेल में अपन को फंसना नहीं है। दूसरा जो पार्ट है इसमें, उसमें आता है मटेरियल जिससे हम ये चीज़ें बनाते हैं। वो मटेरियल क्या है, जैसे कि कंक्रीट है, रेत है, गारा है, सुर्खी है, इन सारी चीज़ों को लेके स्टडी करना होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये जो सेकंड पार्ट है जो मटेरियल, उस मटेरियल को देखेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई कंक्रीट क्या है, उसे एक्सप्लेन करिए। एक अच्छी कंक्रीट के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, तो आपको यहाँ पर समझना है कि आखिर कंक्रीट क्या है, उसकी एक अच्छी कंक्रीट के कैरेक्टर क्या होना चाहिए, और कंक्रीट की जो अपनी स्ट्रक्चर होती हैं उनके टाइप क्या है। जैसे आपके नोट्स में 3-4 टाइप की कंक्रीट बताई गई हैं, उन सारी 3-4 चीज़ों को ध्यान दे दो। दूसरा अपनी जो ब्रिक्स यानी कि जो ईंट है वो क्या है, उसके टाइप क्या है, एक ब्रिक्स का जो स्टैंडर्ड साइज है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पर डेड और लाइव लोड की बात की जा रही, ये अपनी उससे है, ये इंजीनियरिंग के फर्स्ट वाले पार्ट से है, फर्स्ट वाले से कि आप जब मकान बनाते हो, कोई बिल्डिंग बनाते हो, तो उसके ऊपर जैसे छत बनाते हो, रूफ है जो आपकी मकान है, तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे अपन, लोडिंग। अब वो डेड है या लाइव लोड है वो भी दुनिया भर की चीज़ें चलेंगे, रूफ टसल्स ओवर बिल्डिंग। तो ये वाला जो काम है इन चीज़ों को बेटर है इतना ज़्यादा हाई तौबा नहीं देना है, क्योंकि इसमें क्या है चीज़ें कवर हो नहीं पाती हैं,
जिस हिसाब से हमको कवर करना होता है, तो इसमें बहुत सारा मटेरियल आ जाता है। कॉस्ट बेनिफिट अपना है नहीं, इस वजह से इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। कभी क्वेश्चन एक बार आ जाता है, जैसे आप देखो 2013 के बाद क्वेश्चन आए नहीं उस पर। जैसे यहाँ पर आर चीज़ पे पूछा गया था कि यूज इन कंस्ट्रक्शन आर चीज़ को किस टाइप से करते हैं, फिर उस चीज़ पे क्वेश्चन आए नहीं है। तो इस वजह से इन चीज़ों को बेटर है कि जितना अपना अननेसेसरी चीज़ें उन्हें हटा दो, तो जो अपने मेन टारगेटेड पॉइंट है उन्हीं को देखना है। केमिकल कंस्टिट्यूट ऑफ अर्थ, केमिकल फार्मूला, ये चीज़ें हैं ब्रिक्स वगैरह की है। तो यहाँ पर अपन को एक तो जो बिल्डिंग मटेरियल है उसे समझ लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसे करना उसको अभी छोड़ ही देते हैं एक टाइप से। वो इतना बड़ा नेसेसरी पार्ट नहीं है। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और कुछ ना बचे पढ़ने को और फिर भी टाइम है, तब ये चीज़ें देखी जाती हैं जो अननेसेसरी है। अब बिल्डिंग का मटेरियल क्या होगा जिससे आप बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करोगे? एक तो होता है अपना पत्थर, दूसरा होती है ईंटें यानी कि ब्रिक्स, चूना है, रेत है, सीमेंट है, मोटर मतलब गारा जिसे अपन मसाला बोल देते हैं, कंक्रीट, सीमेंट का, और जो सीमेंट है गिट्टी है उसको मिला करके, सीमेंट गिट्टी रेत इन सबको मिला करके यानी कि मोटर के साथ वो जो मोटा पत्थर वगैरह है उसे मिला करके अपन कंक्रीट बनाते हैं। और फिर कंक्रीट के बहुत सारे टाइप आते हैं जिसमें आजकल एक यूज़ किया जाता है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। इसके 3-4 जो टाइप है, ये सारी चीज़ें देख लेना है। आपके नोट्स में ये ऑलरेडी वेल स्ट्रक्चर्ड पहले से ही है, तो आपको बस उसे एक बार पढ़ लेना है। इसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ ऐसी है नहीं जहां आपको समझाने की ज़रूरत पड़े। जैसे कि पहले स्टोन है। अब स्टोन क्या है, इसके टाइप क्या है? रॉक वही है, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के फॉर्मेशन के बेस पे, कंपोजिशन के बेस पे एसिडिक, बेसिक, आर्जिलस, कैल्केरियस वो हो सकते हैं। एक अच्छी गुड स्ट्रक्चर्ड स्टोन कैसी होनी चाहिए कि भाई ड्यूरेबल हो, जिससे अपना काम लंबे टाइम तक वो बची रहे, आराम से काम कर सके। अपीयरेंस में भाई सही से दिखे, वो बकवास ना दिखे। तो अपने जैसे घरों में फर्श यूज करते हैं, स्टोन जो फर्श स्टोन की जो स्लाइस आती हैं, स्लाइड, उन्हें बिछा देते हैं तो वो भी दिखते हैं। क्या ग्रेनाइट है तो वो ग्रेन है, दिखने में अच्छा लगता है, लुकिंग अपीयरेंस में अच्छा दिखता है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं जिससे आपको समझाने की ज़रूरत पड़े इस पार्ट में। इस वजह से इसे जस्ट सीधा निकाला जाता है। आप एक बार नोट्स में पढ़ेंगे, ये 4-5 पेज में लास्ट में हो जाता है। उसमें ब्रिक्स जो अपनी ईंट है उसके बारे में कि भाई इसकी क्या कैटेगरी होती है, इन्हें देख लीजिए। बस आपको ये करना है कि इसमें जो भी है उसे पढ़ जरूर लें, छोड़ना कुछ नहीं है इसमें से। ब्रिक्स में ये है कि एक अच्छे कैरेक्टर की ब्रिक्स कैसी होनी चाहिए, ब्रिक्स के जो स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए। ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है, जैसे कि ट्रेडिशनल ब्रिक्स का साइज़ है और स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक्स क्या है, इसके साइज़ आपको याद रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, इतना कोई ज़रूरी बात नहीं है। यहाँ पर ये जो साइज़ दिया गया है, ये जो वेस्ट बंगाल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको ये अडॉप्ट कर रखा है, तो वहीं से ये लिया गया है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि जो केरल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनने थोड़ा अलग कर रखा हो, या तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु है, या इधर हिमाचल जम्मू कश्मीर है, इनका ब्रिक साइज अलग अलग हो सकता है बाई चांस। बट एक एवरेज जो स्टैंडर्ड है वो वहाँ से ले लिया। कोई ऐसा यूनिवर्सल तो चलता नहीं है इसमें, एक एवरेज स्टैंडर्ड से है ये। इसका पर्पज़ ये है कि आपको अगर आपके कोई ऐसे एग्ज़ाम है, क्योंकि अपने यहाँ कुछ ऐसे भी एग्ज़ाम है जिनमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों ही आते हैं, तो उसमें आपकी स्टैंडर्ड साइज़ याद रख लेना है। या फिर आप वैसे भी याद रख सकते हो अगर आपको कहीं इसे कोट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो। अदरवाइज़ आईएफएस में तो इसकी कोई नेसेसरी है ही नहीं। वैसे ही आपसे लाइम जो अपना चूना है उसके बारे में आ जाएगा कि भाई चूना या लाइम जो है जैसे अपन यूज करते हैं, आजकल हम सीमेंट करते हैं, पुराने ज़माने में चूना ही यूज करते थे जो मकान बनाने में। फिर उसकी कैटेगरी आती हैं, चूना क्या फंक्शन करता है, उसके काम क्या क्या है, उन सारी चीज़ों को देख लेना। और रिमेनिंग चीज़ें ऐसी कुछ है नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हो उन्हें। तो यहाँ तक अपना जो फॉरेस्ट इंजीनियरिंग वाला पार्ट था ये अपना हो जाता है कंप्लीट। इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो आप बिल्कुल पूछ ही सकते हैं। तो अब कोशिश होगी अपनी कि अगले 2-3 दिन में अपना जो अगला पार्ट बचता है, लास्ट सेक्शन है, उसे कंप्लीट कर लिया जाए। उसे आराम से डिटेल में समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा है नहीं उसमें कि अपन 5-6 घंटे से ज़्यादा जाए। 6-7 घंटे में आराम से कंप्लीट हो सकता है वो।